जो हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर 13 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस विद इन द बिजनेस। इसमें जो है हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी कि हमारा जो है जो ट्रेजरर होते हैं वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो क्या एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस में मौजूद हो गए। ठीक है, हमने जो है इस चैप्टर में मैंने क्या जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन भी देखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन भी देखा, और अब हम देखेंगे कि ट्रेजरी का फंक्शन क्या है। सो कहते हैं कि ट्रेजरी मैनेजमेंट इज द कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, the generation of external and internal funds for business, the management of currencies and cash flows, and complex strategies, policies and procedure of corporate finance। कि ये जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट जो हमारे पास होती है। ठीक है कि वो जो है पहले तो कॉर्पोरेट मैटर्स देखती है। ठीक है, जो उनके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं कि किस तरीके से आपने फंडिंग जो है फाइंड करनी है, क्या क्या सोर्सेज मौजूद हैं, कैसे आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है और किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, इन चीज़ों को एनालाइज करती है। दूसरी चीज़ कहता है कि आपके पास एक्सटर्नल जो है इंटरनल फंड्स आपके जो है बिजनेस में कहाँ से जनरेट होंगे, उन चीज़ों को एनालाइज करता है ये। थर्ड कहता है कि इसका फंक्शन जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ करेंसीज एंड कैश फ्लोज, कि आपकी जितने भी करेंसीज हैं और जितने भी कैश फ्लोज आ रही हैं, अगर आप जो है इंटरनेशनली जो है ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो है जो करेंसीज के साथ आपका जो है वास्ता पड़ रहा है, या जो है डिफरेंट करेंसीज में आप जो है ट्रेड कर रहे हो, उनको भी जो है ये एनालाइज करता है, उनको भी जो है मैनेज करता है। उसके बाद कहता है कि एंड कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसके अलावा जो है क्या करते हैं जितने भी आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस की स्ट्रेटजीज होती हैं, कम्प्लेक्स किस्म की पॉलिसीज बनाना, जितने जो है प्रोसीजर्स बनाना, उन सबको क्या करता है ये डिजाइन करता है और आपको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो सिंपली हमारे ट्रेजर मैनेजमेंट का फंक्शन क्या हुआ कि वो जो है तमाम के तमाम फाइनेंस के मैटर्स को जो है एनालाइज करता है, उसको हैंडल करता है, उनके लिए स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बनाता है, और फिर देखता है कि कहाँ से आपने फंड्स लेने हैं, कहाँ पे आपने फंड्स यूज करने हैं, और इसके अलावा आपकी जितनी करेंसीज आ रही हैं जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप देखते हो और किस तरीके से आप उसको जो है कन्वर्जन और उसकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट कहता है कि की रोल्स आपके जो है ट्रेजरी की रोल्स ऑफ ट्रेजरी एंड फाइनेंस फंक्शंस इंक्लूड्स। सबसे पहला फंक्शन आपका जो है वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट है। ठीक है कि वर्किंग कैपिटल हमारे जो है डे टू डे जो हमारे जितने भी खर्चे हो रहे होते हैं उसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, क्योंकि रोजाना रूटीन पे आपके छोटे मोटे खर्चे हो रहे होते हैं। आप उनको कैसे मेजर करते हो, उनको कैसे यूज करते हो कि आपकी जो है बिजनेस कभी स्टॉप ना हो। ठीक है, डेली रूटीन में अगर हम देखें तो बिजनेस कभी कुछ परचेज कर रहा होगा, कभी कुछ सेल आउट कर रहा होगा, तो ये क्या करता है उन चीज़ों को एनालाइज करता है कि आपकी जो डेली रूटीन के जितने भी खर्चे हो रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। दूसरी बात कहता है कि कैश मैनेजमेंट करता है, कि आपके लिए जो है बजट्स बनाता है, कैश बजट्स बनाता है, और उनकी जो है ओवरड्राफ्ट्स की अरेंजमेंट करता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, कि आपने कब पैसे इस्तेमाल करने हैं, कितने पैसे कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने, उन सब की मैनेजमेंट करके देता है और उसके जो है प्लानिंग करके देता है आपको कि आपने कैसे प्लान बनाना है कि कहाँ कहाँ पे ये पैसे इन्वेस्ट होंगे, और फिर जो है आप उसको कैसे जो है डील करोगे। थर्ड कहता है फाइनेंसिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग जो हम अगर बेसिकली कहते हैं तो हमारे पास जो है फाइनेंसिंग से मुराद हमारा क्या होता है कि आप कहाँ से पैसे जनरेट करोगे और कहाँ पे उसको यूटिलाइज करोगे, और अगर आप जो है क्या कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रहे हो तो वहां से आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, और कितना जो है आप जो है लोन ले रहे हो तो कितना उसमें इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हो। उसके बाद आ जाता है फॉरेन करेंसी, कि आपके जो है जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फॉरेन करेंसी का, कि आपकी जितने फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, आपकी जो है एक्सचेंज रेट के बारे में आप जानते हैं सब। ठीक है कि उसका जो इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, उन चीज़ों को एनालाइज करते हो कि आप जो है क्या करते हो, कोशिश करते हो कि अगर आपका जो है दूसरे मुल्क में लेट से यूके में आपका बिजनेस हो रहा है या यूएस में बिजनेस हो रहा है, तो आप वहाँ पे यूएस से जब डॉलर्स में कन्वर्ट करते हो, डॉलर्स को कन्वर्ट करते हो रुपीज में, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आता है आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो, उसको जो है हैंडल करने की कोशिश करते हो कि हमारे जितने भी जो है प्रॉफिट्स हैं वो इसकी वजह से इफेक्ट ना हो जाए। लास्ट में कहता है टैक्स। ठीक है, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो टैक्स की मैनेजमेंट करता है, क्योंकि बिजनेस को जो है क्या करना पड़ता है, टैक्स को डील करना पड़ता है। आपके जब भी हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो वहां पे आपके पास जो है टैक्स का एक सेपरेट पोर्शन होता है जो इंटरेस्ट के बाद आता है।
ठीक है। सो हम कोशिश करते हैं कि हम जो है इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लें कि जहाँ पे आपके जो है क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए और आपकी जो टैक्सेस हैं वो कम से कम रह जाए। तो आपकी जितनी इनकम होती है उसी पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है। तो आप कोशिश करते हो कि आपकी इनकम जो है कम शो हो और आप जो है क्या करो, टैक्सेस कम पे कर सको। नेक्स्ट, छोटा सा इन्होंने जिक्र किया कि फॉरेन करेंसी से हमारा क्या मुराद है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात यहाँ पे इन्होंने की हुई है। कहते हैं कि जब कंपनीज क्या करती हैं, बोरोइंग्स करती हैं दूसरे के मुल्क की करेंसी में, और या वो क्या करती है कि कोई चीज जो है सेल आउट करती है उसने दूसरे मुल्क में, और वहां से जितने पैसे उसको रिसीव होते हैं वो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो रखता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी कहते हैं। ठीक है। और उसके जितना रेट इंप्लीमेंट हो रहा होता है जो उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, उसको हम जो है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कहते हैं, कि आप किस तरीके से अपने जो है एक्सचेंज रेट को मैनेज कर रहे हो। यही चीज इन्होंने एग्जांपल दिया है। इसके सिंपल से एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि आप क्या करते हो कि जो है यूएसए एक $1 का जो है आप क्या करते हो, एक पेन खरीदते हो। ठीक है। तो अगर आपकी करेंसी जो है स्ट्रांग है और आप जो है 90 आप उसका एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो अब आपको जो है 90 रुपीज पे एक पेन पड़ रहा है यूएस का। लेकिन आपकी करेंसी अगर क्या हो गई है कि डिवैल्यू हो गई है, डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो अगर वो जो है अब रेट जो हमारा रिसेंटली चला है 140 तक, तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, 140 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं $1 पेन के लिए। तो ये क्या है, आपके पास एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है कि आपके प्रॉफिट जो है या जो है जब आप परचेजिंग करते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हमारे कंट्री ने जो किया वो यही चीज की कि उन्होंने क्या कर दिया था कि अपने एक्सचेंज रेट को जो है वो डाउन कर दिया ताकि लोग जो है इंपोर्ट्स करना छोड़ दें। तो जब आपकी इंपोर्ट्स डिस्करेज हो जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो है जो इकोनॉमी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और लोग अपने ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और जब आप एक्सचेंज की परस्पेक्टिव से देखते हो तो आपकी चीजें भी लोगों को जो है सस्ती मिलेंगी बनिस्बत दूसरे मुल्कों की। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। और कहते हैं कि अगर आपने क्या किया हुआ है कि ट्रेड कर रहे हैं और वहां पे आपने दूसरे मुल्क को प्रोडक्ट बेचा हुआ है और आपको इस चीज का खतरा है कि वहां पे जो है रेट्स डाउन हो जाएंगे, आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो कम और ऊपर हो सकता है या ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। जो क्या करता है कि एक रेट फिक्स कर देता है, जो फ्यूचर का रेट होता है, जो अपकमिंग ईयर का रेट होता है, उसको कैलकुलेट करके हम फिक्स कर देते हैं। और फिर जैसे ही हमें वो पेमेंट्स मिलती हैं, हम क्या कर देते हैं कि उसी रेट पे जैसे ही पेमेंट मिल जाती है हम उसको सेल आउट कर देते हैं, और हमें वो रेट मिल जाता है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा होता है, या उससे थोड़ा सा कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है जो मार्केट का रेट होता है। सो इसका प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि आप इस रिस्क से बच जाते हो कि जिसकी वजह से आपका जो है जो प्रॉफिट से वो श्रिंक हो जाए। तो आप इन चीजों की खातिर अपने जो है जो रेट होता है वो अपना फिक्स कर देते हो डॉलर का। लेट से मैं आसान से एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो है क्या कर रहे हो कि ब्राजील में जो है फुटबॉल जो है स्टार्ट होने वाला है। तो ब्राजील में क्या करते हैं, वहां पे जो है स्टेडियम्स कम है, तो वो कहता है कि जी मुझे कोटेशंस दे दो कि जो है हमें सीमेंट बेचेगा। तो पाकिस्तान के जो है सीमेंट की कंपनी जो है लकी सीमेंट फैक्ट्री जो है, लेट से हम कहते हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट वो जो है एक्सेप्ट कर लेता है और उसको कहता है कि ठीक है आप मुझे 20 बोरी जो है क्या करोगे, सीमेंट दोगे। तो जब जो है वो उसको कहता है कि मुझे इस टाइम पे चाहिए, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो है मुझे इतना 20 बोरी सीमेंट चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि सही है, डन हो गया। इसके बदले में वो उसको कहता है कि मैं आपको जो है 10,000 रुपए दूंगा। तो अब जब टाइम आ जाता है पैसे देने का तो वहां पे तो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ सकता है, लेट से वो 10,000 से 9,000 भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तानी करेंसी जो है डिवैल्यू हो चुकी है। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में वो क्या करेगा कि वो जो है बैंक के पास जाएगा और बैंक को वो $10,000 पहले से ही बेच देगा एडवांस में। और वो जो है क्या करेगा कि जो रॉ मटेरियल वो खरीद रहा है उसको भी पहले से वो खरीद लेगा, ताकि वो जो है इस रिस्क से बच जाए कि उसका रॉ मटेरियल अगर महंगा हो जाता है तो फिर तो वो कॉस्ट उसको नहीं एनालाइज कर सकता या जो है दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही जो है लेट से हम कहते हैं कि उसने कहा था कि 15 जून को मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो जैसे ही 15 डेट आता है डॉलर्स उसके पास आते हैं, तो वो जो मार्केट में रेट लेट से जो है डॉलर्स का चल रहा था 140 और इसने डील किया था 135 पे। तो अब जो 135 का रेट चल रहा है इसको 135 पे ही ये सेल आउट करेगा, चाहे वो 140 हो जाए या 125 हो जाए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकल सकता, बस वो जो रेट फिक्स किया था वो उसी रेट पे उसको क्या करेगा, पे करेगा। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इनका इन्होंने जिक्र किया है कि इन चीजों को ये फिर मैनेज करता है ट्रेजरी, कि किस तरीके से हम जो है इस रिस्क से बच सकते हैं, एक्सचेंज रेट के रिस्क से, और अपने लिए जो है जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक ना हो। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का।
ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने आपको कहा कि जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, उसके लिए जो आपके खर्चे हो रहे होते हैं। ठीक है। कहता है कि वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी डे टू डे जितनी भी ऑपरेशंस हो रही होती है बिजनेस की, उनके लिए आप अपना कैपिटल अवेलेबल करते हो। उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? अगर हम इसको सिंपली देखते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। सो अगर हम इसको जो है चेक करना चाहें कि किस तरीके से है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्रीज मौजूद है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, कैश कितना हमारे पास मौजूद है। हम इन सबको जमा कर लेते हैं, कहते हैं कि जी ये हमारे सारे के सारे क्या है, टोटल एसेट्स। इससे हम क्या कर देते हैं कि ट्रेड पेबल्स निकाल लेते हैं कि जिनकी हमने जो है जो बिजनेस थे हमने उसको पे करना था वो हमने निकाल लिया। जब आप उसको निकाल लेते हो तो वो आपके पास बच जाता है वर्किंग कैपिटल बैलेंस। सो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एसेट्स हैं, आपकी जेब में जितने पैसे पड़े हुए हैं, कैश ऑन हैंड है, कैश एट बैंक है, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, आपके जो है इन्वेंट्री हो गई, ये जितने आपके पास मौजूद हैं, आपने अगर इनको जो है क्या किया हुआ है, देखते हैं कि आपके पास जो है अकाउंट्स पेबल पड़ा हुआ है जो करंट आपके पास है, क्योंकि नोट्स पेबल मौजूद है, वो सारी की सारी चीजें आप इसमें से माइनस कर लोगे, जो बच जाएगा उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल बैलेंस। सो कहते हैं कि द ट्रेजरी एंड फाइनेंस फंक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर डिसाइडिंग on an appropriate level of investment in working capital for the business, कि वो जो है क्या करता है कि इन चीजों को डिसाइड करता है कि कौन सा लेवल इनके लिए बेस्ट होगा वह जो है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो कहता है कि there are advantages in holding either large or small balances of each component of working capital as shown below, और कहता है कि अगर आप अपने पास जो है वर्किंग कैपिटल बैलेंस जो है रखते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट कहता है क्या होगा कि आपके पास जो है अगर आपने इन्वेंट्री की सूरत में उसको रखा हुआ है, ठीक है, तो कहते हैं कि कस्टमर्स आर हैप्पी सिंस दे कैन बी इमीडिएटली प्रोवाइडेड विद गुड्स, कि आपने जो है इन्वेंट्री रखी हुई है अपने पास, जैसे ही कस्टमर को जरूरत पड़ा आपने उसको सामान प्रोवाइड कर दिया, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है। सेकंड, अगर उसका जो है एडवांटेज देखें कि स्मॉल के लिए बिजनेस के लिए क्या होगा, एडवांटेज ऑफ स्मॉल बैलेंस, अगर आप अपने पास कम जो है इन्वेंट्री रखते हो तो क्या होगा, तो कहते हैं कि लो होल्डिंग कॉस्ट, लेस रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, कि एक तो आपका खर्चा कम आएगा, उसको जो है गोदाम वगैरह में नहीं रखना पड़ेगा, जहाँ पे आप जो है वो कर रहे हो बना रहे हो उसको वहीं पे रख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा खर्च जो है जो आपके लिए बेनिफिट होगा वो जो है उसके पुराने हो जाने का है। ठीक है, कि वो जो एक ज़ाया हो जाता है या पुराना हो जाता है तो उस चीज़ का खतरा भी कम होगा क्योंकि आपने कम बनाए हुए हैं। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बना लिए तो फिर उसमें मसला आ सकता है कि वो जो है ख़राब हो सकते हैं, पुराना हो सकता है, ठीक हो गया, आउटडेटेड हो सकता है। सेकंड कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांटेज ऑफ लार्ज बैलेंस का क्या होगा कि अगर आप ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा रखते हो तो क्या होगा, कस्टमर्स आर हैप्पी सिंस दे लाइक क्रेडिट, कि आपके कस्टमर्स खुश होंगे, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो है सारा का सारा बिजनेस कर्जे पे हो, कि वो आपसे कर्जे पे सामान ले जाए। अगर आप छोटे कम जो है इसके लिए पैसे रखते हो ट्रेड के लिए जो है क्रेडिट के लिए, तो क्या होगा, लेस रिस्क ऑफ इरिकवरेबल टैक्स, गुड फॉर कैश फ्लो। अगर आप कम पैसे रखते हो तो आपको ये खतरा नहीं होगा कि मुझे जो है रिकवरीज मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि आपने कर्जे ही लोगों को कम दिए हुए हैं। थर्ड बेनिफिट क्या होगा, कहता है कि कैश का, सो लार्ज बैलेंस अगर रखेंगे कैश ज्यादा तो आपको क्या होगा कि क्रेडिटर्स हैप्पी सिंस बिल्स कैन बी पेड प्रॉम्प्टली, कि आपने जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो खुश होंगे क्योंकि आप उनको जल्दी जल्दी पेमेंट्स कर सकोगे क्योंकि आपके पास पैसे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जो है कम पैसे रखते हो अपने पास तो कहते हैं कि मोर कैन बी इन्वेस्टेड एल्सवेयर टू अर्न प्रॉफिट्स, कि आप जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहीं अच्छी जगह पे प्रॉफिट्स कमाने के लिए लगा सकते हो, और जो छोटे थोड़े से पैसे हैं वो आपने रख लिए कि अगर किसी के पैसे पे करने का टाइम आए तो आप उसको पे कर सको। लास्ट कहता है कि ट्रेड पेबल्स प्रिजर्व्स योर ओन कैश, ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो कि ट्रेड को जो है पे करते हो, अगर आपके पास जो है ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप आसानी से उनको पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कम बैलेंस रखते हो तो कहता है कि सप्लायर्स आर हैप्पी एंड मे ऑफर डिस्काउंट, ठीक है, कि आपने जो अगर कम बैलेंस रखा हुआ है, आपने कम पेबल अपने लिए जो है रखे हुए हैं, आप जो है कम लोगों से कर्जे पे चीजें ली हुई हैं, तो क्या हो जाएगा कि वो आपको जो है डिस्काउंट भी दे सकते हैं और वो खुश होंगे उसके। सो कहते हैं कि मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड ऑन द एप्रोप्रिएट बैलेंस टू बी स्ट्रक फॉर ईच कंपोनेंट। सो अब ये मैनेजमेंट का काम है कि कौन से जो है चीज किस तरीके से उन्होंने रखनी है, इन्वेंट्री कितनी रखनी होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे, कैश अपने पास कितना रखेगा, और जो उनके पेबल्स हैं वो कितने होंगे, कि आपने जो है कर्जे पे सामान लिया हुआ है वो कितना उन्होंने कर्जे पे लेना है, कितना जो है अपनी जेब से पे करना है, वो सारे के सारे जो है एनालिसिस करना, उनको मैनेज करना, सब का सब जो है मैनेजमेंट का फंक्शन है और उसका काम है। उसके बाद कहता है कि इवेलुएटिंग एंड ऑब्टेनिंग फाइनेंस, ठीक है, कि बिजनेस को जो है हमेशा क्या होता है फंड्स की जरूरत पड़ती है।
तो फंड्स जो है वो क्या करेगा, कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में नीड एडिशनल फंडिंग टू अलाउ इट टू ग्रो और एंड इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स। कि वो जो है क्या करते हैं कि फंड्स जितने उसके पास मौजूद होंगे उसको फायदा होगा कि वो जो है आसानी से अपना जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जो दो मेजर तरीके हैं जिनके जरिए से आप क्या कर सकते हो, अपने जो है पैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप जो है क्या कर सकते हो, फंड्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है। सो कहते हैं कि इट में देयर फॉर नीड टू रेज फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, कि अगर आपके पास जो है अपने सोर्सेज ना हो, इंटरनल सोर्सेज ना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, बाहर के सोर्सेज से पैसे जनरेट करने पड़ते हैं। जिसमें एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास आ जाता है डेट का, कि आप क्या करते हो, कर्जा लेते हो। क्या कहते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स कैश फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड प्रॉमिसिंग टू रीपे देम लेटर डेट, कि आप उनके साथ प्रॉमिस करते हो, थर्ड पार्टी से पैसे लेते हो, मांगते हो उनसे, उनसे प्रॉमिस करते हो कि वो आप जो है उसको क्या करोगे, बाद में पे कर दोगे। ठीक है। और कहता है कि नॉर्मली द कंपनी विल आल्सो हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड, और जाहिर सी बात है जब आप क्या करोगे, कर्जा लोगे, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो कहता है कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ डेट on an organization can raise funds from including bank loans, overdrafts, venture capitalists और through selling bonds and debentures। कि एक तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, या जो आप क्या कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। ठीक है। एक्स्ट्रा जो है अमाउंट्स ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आपको जो ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो आपके बिजनेस में, आप उनसे पैसे ले लेते हो, कर्जा ले लेते हो। आप जो है क्या कर देते हो कि बॉन्ड्स अपने इशू कर देते हो या डिबेंचर्स इशू कर देते हो, उसके जरिए से आप जो है फंड्स इंक्रीज करते हो। अगर आप कर्जे से जो है क्या करते हो कि सारे के सारे फंड्स जनरेट करते हो, तो उसका फायदा क्या होगा। पहली चीज कहता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स आर अलाउेबल अगेंस्ट टैक्स। मैंने आपको क्या कहा कि आप जो है जितने इनकम स्टेटमेंट को देखते हो, तो आपके पास जो है पहले जो है इंटरेस्ट आता है, जब हम कहते हैं कि ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो जब आपकी अर्निंग जो है उससे इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, तो अगर आपकी इंटरेस्ट ज्यादा माइनस हो जाती है, तो आपके पास जो है आपका इनकम जो है कम रह जाता है, और उससे कम ही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट कम होंगे, तो आपको जो है इनकम आपकी ज्यादा रह जाएगी, और उस पे जो है टैक्स भी, इनकम टैक्स भी ज्यादा कैलकुलेट होगा। सो कहता है कि नोट दैट डिविडेंड पेमेंट्स आर मेड टू शेयर होल्डर बाय कंट्रास्ट आर नॉट अलाउेबल डिडक्शंस। और आपके पास जो डिविडेंड्स हैं वो भी आपको पे नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपने जो है क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। दूसरी बात कहता है कि रेजिंग डेट फाइनेंस डज नॉट चेंज द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आप क्या करते हो कि जब जो है कर्जा लेते हो, तो आप किसी को मलकियत भी नहीं देते, आप किसी को शेयर नहीं दे रहे बिजनेस में कि वो आपके साथ जो है पार्टनर बन जाए। आपने सिंपल कर्जा लिया है, और कर्जे के बदले में आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट्स करोगे। थर्ड चीज कहते हैं कि डेट टेंड्स टू बी चीपर टू सर्विस देन इक्विटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके जितने भी जो डेट्स हैं वो सस्ते होते हैं, बजाय इसके कि आप इक्विटी से करो, अपने जेब से पैसे उसमें पुट करो। ठीक है। कहते हैं कि एज इट इज ऑफन सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड टेक्स प्रायोरिटी ओवर इक्विटी इन द इवेंट्स ऑफ बिजनेस बीइंग लिक्विडेटेड। और इसका फायदा क्या होता है कि जब बिजनेस जो है क्या करती है कि वो लिक्विडेट हो जाती है, तो उस वक्त सबसे पहले जो हम क्या कर देते हैं कि कर्जदारों को पैसे उसके पूरे के पूरे मिलेंगे। जब कर्जदारों के पेमेंट्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके इक्विटी और उनकी तरफ जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जब आपने कर्जे पे किया हुआ है, तो जो आपके कर्जदार हैं उनकी पेमेंट सिक्योर होंगी, उनको पहले पहले पेमेंट्स मिल जाएंगे। दूसरा सोर्स हमारे पास इक्विटी आता है, कि आप अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट पुट करते हो, या लोगों से जो है पैसे लेते हो, और उसके बदले में उनको क्या करते हो, शेयर्स इशू करते हो, और उनको हिस्सा देते हो, शराकतदारी करते हो बिजनेस में उनकी। कहते हैं कि दिस इन्वॉल्व सेलिंग अ स्टेक इन द बिजनेस इन ऑर्डर टू रेज कैश। आप अपने बिजनेस में उनको हिस्सा देते हो, स्टेक देते हो। फॉर कंपनीज दिस इन्वॉल्व सेलिंग शेयर्स टू आइदर न्यू और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कि जिनके पास पहले से आपके शेयर्स हैं, या आप उनको बेचते हो, या आप नए शेयर होल्डर्स को बुलाते हो और उनको शेयर्स इशू कर देते हो। Raising equity finance has following advantages. इसके दो मेजर फायदे हैं कि there is no minimum level of dividend that must be paid to shareholders. This means that dividends can be suspended if profits are low and company cannot afford them. Interest payment on debt finance must be paid each year. So पहला फायदा क्या हुआ कि आप जब डिविडेंड देते हो प्रॉफिट से, तो अब अगर आपको जो है प्रॉफिट्स कम हुए हैं, तो आप उनको डिविडेंड्स ना दो, तो कोई भी आपको जो है बाउंड नहीं करेगा। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट जब आपको डेट पे करनी थी, तो वो तो मस्ट थी, आपने हर हाल में जो है इंटरेस्ट पे करना था। तो आपको ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि डिविडेंड जब देना चाहो दे सकते हो, जितना अमाउंट में देना चाहते हो दे सकते हो, आप नहीं देना चाहते कोई भी आपसे पूछ नहीं सकता। सेकंड बात, a bank will normally require security on the company's assets before it will offer a loan. Some companies may lack quality assets to offer, making equity more attractive as it does not require security.
तो जब आप कर्जा लेते हो तो उसके बदले में आपको कोलेटरल देना पड़ता है, गिरवी कुछ रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप जो है शेयर्स इशू करते हो तो आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ रहा, बल्कि आपने उसको हिस्सा दे दिया बिजनेस में। तो ये हमारे पास जो है दो मेजर सोर्सेज हैं। तो कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि द ट्रेजरी एंड फाइनेंस फंक्शंस विल वे अप व्हिच सोर्स फाइनेंस और फाइनेंस बेस्ट सूट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस। तो ट्रेजरी का फंक्शन क्या हो गया कि वो देखेगा कि उसके लिए कौन सा सोर्स जो है बहुत बेनिफिशियल है, कौन सा सोर्स जो है उसके लिए ज्यादा यूजफुल है, और वो क्या करता है कि कौन से में जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहता है। क्या वो जो है इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाता है, या जो है वो अपने बिजनेस को ऐसे डिजाइन करता है कि जो सारा का सारा जो है डेट्स पे चल रहा है। तो इसका जो है डिसीजन मेकिंग हम इसको कहते हैं सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपके बिजनेस में कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, आप कितना कर्जे पे बिजनेस चला रहे हो, कितना जो है इक्विटी पे चला रहे हो। अगर आप कर्जे पे चलाओगे तो मसला क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा जब लोन की जरूरत होगी तो कोई आपको पे नहीं करेगा, क्योंकि जो है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो भी हेजिटेट करेगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि यार इस बंदे ने कर्जे से कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, तो ये जो है सही तरीके से डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि इसके तो अपने पैसे लगे नहीं है इसके बिजनेस में। लेकिन जब अपने पैसे उसके इक्विटी लगे होंगे तो हर बंदा उसको जो है लोन सब कुछ ऑफर करेगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि जब इसके अपने पैसे लगे हुए हैं तो ये अपने पैसों को कभी नहीं डुबोएगा। तो उसकी खातिर ये क्या करेगा, सही सही से डिसीजन लेगा, और हमारे पैसे भी महफूज होंगे इस बिजनेस में। तो ये हमारा जो है वर्किंग कैपिटल का जो है जो हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है उसको हम इस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में आ जाता है, कहते हैं कि बिजनेस टैक्सेस को डिटरमाइन करना, कि डिटरमाइनिंग बिजनेस टैक्स लायबिलिटीज, क्योंकि टैक्सेस भी तो उसको पे करने पड़ते हैं। तो ट्रेजरी का हमने क्या कहा फंक्शन, कि उसका फंक्शन क्या था, जो आपके पास टैक्स लायबिलिटीज हैं उसको मैनेज करना। सो कहते हैं कि वन ऑफ द रोल ऑफ द फाइनेंस एंड ट्रेजरी फंक्शन इज टू कैलकुलेट द बिजनेस टैक्स लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मिटिगेट और रिड्यूस दैट लायबिलिटी एज फार एज पॉसिबल विद इन द लॉ। कि सबसे पहला फंक्शन उसका क्या है कि जो उसके लिए कैलकुलेट करेगा कि कितने टैक्सेस वो पे करेगा, कितने टैक्सेस वो पे नहीं करेगा, और कौन कौन से टैक्सेस उस पर लग रहे हैं। और दूसरी चीज कि वो कितना टैक्सेस से बचा सकता है अपनी कंपनी को, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। हमने क्या कहा, विद इन द लॉ, क्योंकि जो है आप जो है अगर उससे एक लिमिट से निकल जाते हो तो फिर तो आपने जो है कानून ही तोड़ दिया कि आप टैक्सेस नहीं पे कर, बल्कि आप कितना टैक्सेस को कम कर सकते हैं उस चीज को देखा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा डेट के जरिए से जो है जनरेशन करे, ताकि वो जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करे। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स तो उसको जो है डायरेक्टली तो नहीं पे करनी पड़ती, उसके अपने पैसेज ऑफ टाइम जो अपने मुकर्रा वक्त है उस वक्त उसको जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होगी। तो जब वो अपने मुकर्रा वक्त में इंटरेस्ट पेमेंट्स करेगा तो तब तक जो है वो पैसों को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब वो टैक्सेस की सूरत में आ जाएगा तो वो पैसे जो है वो चले जाएंगे और वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, इसके पास अपने बिजनेस में नहीं रहेंगे। तो वो कोशिश करता है कि इसको क्या करे, कम से कम रखे, कि उसके टैक्सेस कम जो है वो पे करने पड़े। सो आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक आ सकता है टैक्स अवॉइडेंस, दूसरा आ सकती है टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस तो सही है, कहते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल यूज ऑफ रूल ऑफ द टैक्स regime to one's own advantage in order to reduce the amount of tax payable by means that are within the law। कि आप टैक्स को अवॉइड करते हो, कोशिश करते हो कि वो कम हो जाए, तो वो तो आपको जो है कानून इजाजत देती है कि आप जो है उसको कम कर सकते हो, आपको जो है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी आपके पास है टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन इज यूज ऑफ इलीगल मीन्स टू रिड्यूस वंस टैक्स लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल बाय deliberately misrepresenting the true state of your affairs to the tax authorities। कि आप जो है अपने जो है आपके इतने ज्यादा लोन आपने लिया नहीं है जितना आप उसको क्या कर रहे हो इनकम स्टेटमेंट में शो कर रहे हो, और अपने टैक्सेस उसको कम पे कर रहे हो। तो ये आपके पास क्या है, टैक्स इवेजन है, चोरी करना है। तो अब अगर जानबूझ के आप इस तरीके से जो है स्टेटमेंट्स बना रहे हो कि जो क्या करे, गुमराह करे आपकी जो है लॉ को, तो वो आपके पास इलीगल है। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि प्रॉपर तरीके से सही रियल में आपने जो है डेट्स वगैरह से ज्यादा फाइनेंसिंग की हुई है, और वो आपके जो है इनकम को कम शो करी है, तो फिर आपके पास जो है वो टैक्स अवॉइडेंस में आ जाता है। तो आप पे जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए कहता है कि द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में हैव अ ड्यूटी टू देयर शेयर होल्डर्स टू मैक्सिमाइज द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स, कि आपके पास जितने टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट बच जाता है वो जो है वो इंक्रीज करें, दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। जो हम क्या कर देते हैं कि फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ रिटेन अर्निंग की सूरत में रख लेते हैं फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए, और कुछ जो है हम क्या कर लेते हैं, हम शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं एज ए डिविडेंड, उनको जो है हिस्सा मिल जाता है। So thus they have a duty to arrange the company's affair to avoid taxes as far as possible। तो इसलिए इनका काम भी जो है क्या है कि वो टैक्सेस जो है अवॉइड करे जितना पॉसिबल हो, ताकि ज्यादा इनकम बच जाए। However, dishonest reporting to the tax authorities declaring less income than actually earned would be tax evasion and a criminal offense।
और अगर आप जो है जानबूझ के अपने इनकम को शो कम कर रहे हो कि हमारा जो इनकम बड़ा कम हुआ है, तो वो जो है फिर क्या हो जाएगा कि वो टैक्स चोरी में शामिल हो जाएगा और आप पे जो है केस बनाया जा सकता है, आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद कहते हैं कि while the traditional distinction between the trade avoidance and the trade evasion is fairly clear, recently authorities have introduced the idea of tax mitigation to mean conduct the tax reduces tax liabilities without frustrating the intentions of parliament, while tax avoidance is used to describe schemes which while they are legal are designed to defeat the intentions of parliament। कि काम पार्लियामेंट से मुराद कि वही जो है कानून से जो है आप क्या करते हो कि उनको जो है रिड्यूस करते हो, अपनी लाइबिलिटीज को कम शो करने की कोशिश करते हो, इन चीजों से निकलने की कोशिश करते हो कि पार्लियामेंट इन चीजों में रहे। आप जो है उन चीजों को कम करने की कोशिश करते हो और कम अपना इनकम जो है रखते हो। जब आपका इनकम कम रहेगा तो आपके ऊपर जो है टैक्सेस भी कम लगेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि टैक्स जो है, यही बात इन्होंने कहा कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि आप वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज या स्कीम बनाते हो कि जो लीगल होती हैं और वो कोशिश करती है कि वो जो है पार्लियामेंट्स को डिफीट कर सके, उनकी इंटेंशंस जो है उनको जो है छुपा सको, आप उनको सही तस्वीर उनको ना दो। तो ये आपके पास सिचुएशंस हैं कि एक तो आपके पास क्या है कि आप जो है अपने जो है टैक्स लाइबिलिटीज को कम करो, ठीक है, या आप दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जो है उनसे छुपने की कोशिश करो। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जो है या अपने जो है इतनी इनकम ही अर्न मत करो कि आपको टैक्सेस ज्यादा देने पड़े, या आप क्या करो कि आप जो है इनकम ज्यादा अर्न करो लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको इंटरेस्ट की सूरत में कन्वर्ट कर दिया। सो कहते हैं कि thus once a tax avoidance schemes become public knowledge, parliament will nearly always step in to change the law in order to stop the scheme from working। कहते हैं कि अब आप जो है टैक्स अवॉइडेंस जो कर रहे थे और अगर वो चीज लोगों को पता चल जाती है कि हाँ ये जो है इस तरीके से आप टैक्स से खुद को बचा सकते हो, तो फिर लोग क्या करेंगे जो है, फिर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जो है वो क्या करेगी, वो जो है एक नया कानून निकालेगी और उसमें चेंजेस लेकर आएगी कि पहले कानून इस तरीके से था, अब वो जो है मजीद अमेंडमेंट्स करके एक नई जो है लॉ उसके लिए बनाएगी। टैक्स अवॉइडेंस से हमारा क्या मुराद है? कहता है कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स टैक्स avoidance can be shown by judges comments in the past, for example Lord Clyde in 1929 कि लॉर्ड क्लाइड ने जो है टैक्स अवॉइडेंस को इस तरीके से बताया हुआ है कि no man in this country is under the smallest obligation, moral or other, so to arrange his legal relation to business or to his property as to enable the inland revenue to put the largest possible shovel into his stores। कि आपके पास क्या है कि इन्होंने जो है सिंपल तरीके से आपको बताया कि जो है कि कोई भी आदमी जो है गवर्नमेंट में वो क्या है कि वो भी किसी भी छोटे से ऑब्लिगेशन से नहीं बच सकता। ठीक हो गया कि आपके जो है उसको कोई भी बिजनेस के साथ अगर उसका कोई रिलेशनशिप है और वो कोई ऐसा कानून जो है बना लेता है कि जिसके जरिए से वो क्या कर लेता है कि अपने आप को उन चीजों से बचा लेता है जो उसको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, वो इस तरीके से अपनी रेवेन्यूज को जनरेट करता है या अपने रेवेन्यूज को इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसने जो है क्या कर लिया, अपने आप को एक लार्जेस्ट एक्सटेंट तक खुद को जो है लोन पे करने से, जो है टैक्स पे करने से खुद को बचा लिया। और कहते हैं कि मोस्ट रिसेंटली इवन टैक्स अवॉइडेंस कैन बी रिगार्डेड विद हॉस्टिलिटी। सम कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया हैव अ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। Other countries such as UK have used retrospective legislation to counteract the purpose of some tax avoidance schemes. In general, it is safer now to stick with the tax mitigation measures। कि आपके पास जो है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है उसने उसके लिए अपना जो है एक कानून बनाया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। हो गया कि आप जो है क्या कर सको कि जो है किस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करते हो, उसके अगेंस्ट उन्होंने कानून बनाया कि लोग टैक्सेस से जो है अवॉइड ना कर सके, उससे बचा ना सके खुद को। और यूके ने क्या कर दिया कि उसके लिए जो है कानून बनाया कि वो क्या करे कि जो आपके पास जितने भी स्कीम्स बनाई जा रही थी टैक्स अवॉइडेंस को, उसको खत्म कर दे, उनको कंट्रोल कर ले और जो टैक्स मिटिगेशन की सिचुएशन है उसकी तरफ चला जाए कि वो जो है ऐसे पॉलिसीज बनाए या वो ऐसे जो है स्कीम्स बनाए, डिजाइन करे कि जहाँ पे उसको खुद ब खुद जो है टैक्सेस से वो बचे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इस किस्म का डिजाइन कर देता है कि जहाँ पे उसके जो है डेट्स भी ज्यादा ना हो और उसको जो है इनकम भी ज्यादा ना हो, वो उसको कहीं और पे सेफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो जो है क्या हो सकता है, बच सकता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट को भी ज्यादातर कहते हैं कि ये एज ए टैक्स शील्ड हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो आप क्या करते हो, अपने जो है इंटरेस्ट को जो है क्या कर लेते हो कि अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो इस तरीके से कर लेते हो कि जहाँ पे आपके पास जो है टैक्सेस आपको कम करने पे करने पड़ रहे हो और आपको जो है इंटरेस्ट ज्यादा देनी पड़े। और जब आप इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारा का सारा बिजनेस में जो पैसा लिया हुआ है वो कहाँ से लिया हुआ है, कर्जे पे। तो आपके वो जो कर्जे से पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका वही प्रॉफिट था जो आपके पास मौजूद है बिजनेस में,
लेकिन अगर आपने उसके टैक्सेस पे कर दिए तो आपने क्या कर दिया कि वो पैसे जो है गवर्नमेंट को दे दिए और वो पैसे आपके इस्तेमाल में नहीं रहे। तो कंपनी क्या करती है, इस तरीके से जो है टैक्स मिटिगेशन की तरफ जाती है। सो ये हमारा चैप्टर था, समरी इसकी देख लेते हैं। ठीक है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा सो फॉर। तीन हमने जो है फंक्शंस पढ़े अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के। पहला हमने कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन, कि हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है कि अपनी ट्रांजैक्शंस को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, उसके बारे में हमने देखा। सेकंड पोर्शन जो था हमने वो देखा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखा, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से प्लानिंग करती है और कंट्रोल करती है, बजट्स कैसे बनाती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि तीन चीज़ों को देखते हैं कि आपके कितने खर्चे आ रहे हैं एक चीज़ को बनाने पे। फिर उसके देख के हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं कि हमने कितने पैसों में जो है अगली दफ़ा वो चीज़ बनानी है। और फिर अगर वो चीज़ उस तरीके से ना बनी जो हमने प्लान किया था, बजट किया हुआ था, तो उसमें वेरिएंसेस आ सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो हमने उन चीज़ों को स्टडी किया था। आज हमने लास्ट चीज़ जो देखी वो था कि ट्रेजरी एंड फाइनेंस फंक्शन था, कि आपके वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हो, वर्किंग कैपिटल है क्या, फाइनेंसिंग कैसे की जाती है, दो सोर्सेज हमने कहे, फॉरेन करेंसी किसे कहते हैं और टैक्सेशन जो है क्या होती है और हमें उससे कैसे बचना होता है। तो ये हमारा जो है चैप्टर था, चैप्टर 13, जिसमें हमने ये चीज़ें सारी की सारी डिस्कस की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।